आज भारत एक तानाशाह देश बन गया। किसी भी देश के लिए ये बहुत शर्म की बात है भाई। 30 नंबर और भारत गेन कर ले तो वो 180 नंबर पर यानी कि टॉप पे। चुनिंदा पत्रकारों को छोड़ दें तो सारे पत्रकार लगभग लगभग बिकाऊ हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, श्री जीडी अग्रवाल जी के निधन से दुखी हूँ। भाई विश्व किस कदम पे बनाओगे? और टॉप 10 में तो भारत ही होते हैं। जब आपने मिलावट करी है, रेट भी कम कर दो उसका। जो जनता है इस देश की, नौकर तुम्हारे बाप की। ये सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो आज का विषय है वो जो मेरी एज के स्टूडेंट हैं ना, उनका और उनके पेरेंट्स का है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब एक लोकतांत्रिक देश था, और आज भारत एक तानाशाह देश बन गया है। तानाशाह कोई अचानक से नहीं बना है कि आज अलग झपकी और देश तानाशाह बन गया। ये बना है स्टेप बाय स्टेप। मैं इसकी शुरुआत से ही कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं और आज पूरी तरीके से तानाशाह बन गया है। ये बात मैं आगे चल के इसी वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। बस आप इस वीडियो को देखते हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश था, इसलिए इसमें आंदोलन का सिलसिला चलता है। भारत में आंदोलन आज़ादी से पहले से होते आ रहे हैं। पहले गांधी जी ने करा, उसके उनके बाद फिर भगत सिंह नंगा जेल में भूख हड़ताल करी, और फिर उनके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में भाषा के लिए आंदोलन हुआ। फिर 1973-74 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के और एक आंदोलन हुआ। 1973 फिर चिपको आंदोलन हुआ। फिर 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, और 2011 में अन्ना हजारे अनशन हुई। उसके बाद 2018 में प्रोफेसर जी डी अग्रवाल ने गंगा को बचाने के लिए 111 दिन की भूख हड़ताल की। और फिर इसके बाद 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ, और फिर अब प्रेजेंट में चल गई 2026 में। वो इसलिए चल गया है क्योंकि नीट के बाद जब नीट का पेपर लीक हुआ 2026 में, तो तब से मामला थोड़ा डगमगा गया और बच्चे इस बात से बहुत बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। और वो जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका इस्तीफा मांगा है। इसमें उनका साथ दे रहे हैं भारत के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट आदरणीय श्री सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर जो मैं नहीं जानता उनके लिए बता दूं, उनके ऊपर एक 3 इडियट मूवी बनी थी जिसमें उनका रोल जो निभाया था वो आमिर खान ने निभाया था। जो आंदोलन सफल हुए उसमें आंदोलनकारियों के साथ साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। उस टाइम पे सरकार को देर से ही सही लेकिन जनता के सामने झुकना पड़ा, जनता की बात माननी पड़ी और पूरी तरीके से माननी पड़ी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान आंदोलन की तो सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका कारण है मीडिया का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करना। मीडिया तो एक ही चीज दिखाने में व्यस्त है अपने अपने चैनल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोनी एक ही बात रट रखी है, वो पिछले 1 डेढ़ महीने से इसी बात को लगातार चला रहे हैं। दूसरी इनके पास कोई खबर ही नहीं है। किसी भी देश के लिए ये बहुत शर्म की बात है भाई कि उस देश के इतने बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोज का लोहा पूरी दुनिया मानती है और उनकी जो आविष्कार है उनका यूज भारतीय सेना भी करती है, वो पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पे है। और ना तो भारत की जनता को कुछ खास फर्क पड़ रहा है और ना ही देश के नेताओं को कुछ खास फर्क पड़ रहा है, खासकर हमारी सरकार की जो सत्ताधारी सरकार है। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि भाई वे बन गए देश के राजा, कि भाई जब तक हम हैं तब तक तो हम कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने बहुत देखा था 5 साल हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। और 5 साल के बाद हम मुद्दे लेके आएंगे ऐसे कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने 3 तलाक ऐसा कर दिया, हमने पाकिस्तान में ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसे मुद्दे जिनका विकास से कोई खास लेना देना है। उनका मुद्दा है धर्म से, और वो धर्म के नाम पे भी राजनीति करते हैं। राजनीति इतनी बड़ी कि अगर बीजेपी नहीं आई तो हिंदुओं के साथ ऐसा हो जाएगा, और कांग्रेस नहीं आई तो मुस्लिमों के साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस तरह की राजनीति वो करते हैं। जो सोनम वांगचुक जी है, वो हमारा तुम्हारा भविष्य बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाए पड़े हैं और 20 दिन तक भूख हड़ताल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और वो और वो इसमें विद्यार्थियों का पूरा साथ दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री के पद से। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।
इसका कारण है उन पर पूरा प्रेशर ना पड़े। पूरा प्रेशर कब पड़ेगा? जब भारत की जनता भी और इस देश की मीडिया भी पूरा सपोर्ट करेगी। जनता तो सपोर्ट कर दी, आज ना कल करेगी, आप तो नहीं जानी, लेकिन मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि भारत की मीडिया है बिकाऊ। भारत की मीडिया बिकाऊ इसलिए है भाई, एक इंडेक्स जारी होता है जो सारे देश की मीडिया है उनके बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें 180 देश भागीदारी होते हैं, और इन 180 देशों में से भारत 157वें नंबर पे है, 157। यानी अगर 23 नंबर और भारत गेन कर ले तो वो 180 नंबर पर, यानी कि टॉप पे, और नीचे से टॉप पे। भारत की मीडिया को इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नीचे से या टॉप ऊपर से, बस टॉप पे होना होता है, उनकी टॉप पे हो भाई, किसी भी तरीके से हो। ये गांव में तो बहुत फेमस किस्सा है इस तरीके का कि भाई बच्चा बच्चे ने टॉप करा, कहाँ से? नीचे से करा इस बार। ऐसी मीडिया का हिसाब आ रखी है उसकी में टॉप होनी चाहिए, ऊपर से नीचे से कोई बात नहीं, रैंक पहले होनी चाहिए, लाइन इधर से गिन लिया चाहे इधर से गिन लिया, बस आना पहला नंबर चाहिए, चाहे इधर का लास्ट ही हो। ऐसी मीडिया का हिसाब है भारत में। जो पत्रकार हैं उनमें से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को छोड़ दें तो सारे पत्रकार लगभग लगभग बिकाऊ हैं, और भारत सरकार की गुलामी और दलाली करने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। सरकार गई कि ये चलाओ तो वो चलाएंगे, पता नहीं भाई क्यों चलाएंगे, क्यों कर रहे हैं गुलामी इतनी, लेकिन कर रहे हैं। जब 2011 का समय था, 2011 से पहले ये ट्रेंड भारत में नहीं था कि मीडिया सरकार की गुलामी करे। ये ट्रेंड बढ़ा तब से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से, लेकिन 11 के बाद से थोड़ा थोड़ा आने लगा था। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो लोग काम करते हैं उनको एक्टर बोलते हैं, कलाकार। वो उनका जो काम है वो ये है, वो जो अपनी फिल्म नाटक वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं, और डायरेक्टर डायलॉग देता है और रोल बताता है कि आपको किस तरीके से किस रोल को निभाना है और क्या डायलॉग बोलना है। वो अपना ही काम करते हैं और पैसा ले लेते हैं। अब यही काम हमारे देश के मीडिया वाले पत्रकार वो सेम काम करते हैं, सरकार ने पैसे देते हैं, डायलॉग भी देती है क्या बोलना है, और वो इसी काम को करते हैं बिल्कुल सेम। सरकार ने बोला कि दिखाओ कि जो है कैंसर के फायदे, तो भारत की मीडिया ऐसी है कि कैंसर के फायदे गिनवा देगी। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वो कैंसर के फायदे गिनवा देगी। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन भारत की मीडिया फिर भी कैंसर के फायदे गिनवा देगी, क्योंकि वो बिकाऊ है और उन्हें खरीदा गया अच्छे खासे तरीके। और वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो टाइम टाइम पे डिबेट भी करवाते हैं अपने चैनलों पे कि भाई अब आज फला पार्टी की डिबेट चल रही है, उनका मकसद केवल एक है, बस टीआरपी आगा, कैसे ही आगा कुछ भी चलाना पड़े टीआरपी आएगी, और पैसे तो अलग से मिल रहे हैं, सैलरी क्या जरूरत है, बस टीआरपी उससे चैनल वालों को फायदा जाता है। बात खत्म। अब मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि देश अब लोकतांत्रिक नहीं रहा है, वो तानाशाह बन गया। उसकी शुरुआत हुई जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। टाइम था जून 1975 का, वो आपातकाल लागू करती है, और मार्च 1977 तक आपातकाल रहता है इस देश में। आपातकाल की कोई भी जरूरत नहीं थी इतनी बड़ी जितनी कि मतलब बना दी गई। लगभग ये आपातकाल 21 महीने चला, और भी आपातकाल देश की स्थिति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। ये आपातकाल था इंदिरा गांधी की स्थिति के लिए, उनकी अपनी मर्जी की थी। इसका भुगतान आगे जाके करना ही पड़ा अगले इलेक्शन को, अगला इलेक्शन हार गई तरीके से पूर्ण बहुमत से। उन 21 महीनों में इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप करी, तानाशाही करी, अपनी मर्जी से राज करा, सारी मंत्री विपक्ष वाले कोई विपक्ष विपक्षी दल बड़े नेता सब जेल में डाल दिए। मतलब अपनी खुली मर्जी करी, ना जनता का प्रेशर ना इसका प्रेशर ना उसका, कुछ भी प्रेशर नहीं, सब अपनी मर्जी से खुला था। डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई वहीं से। अब बात करें हम दूसरे किस्से की, तो दूसरा किस्सा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2018 में। एक प्रोफेसर जो कि आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने गंगा को बचाने के लिए पहले भी प्रोटेस्ट की थी कांग्रेस की सरकार में 2008 में। कांग्रेस ने 90% प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में थी, ये भरोसा दे दिया था कि अभी प्रोजेक्ट पर काम नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया 90% प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2018 में, और 2018 में ये प्रोफेसर ये बैठते हैं भूख हड़ताल। 111 दिन की भूख हड़ताल चलती है, और ना तो किसी मंत्री को ना किसी से बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 111 दिन जब उन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया था, तो सरकार उनका वो करती है,
भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश पुलिस भेजती है और एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती करा दिया जाता है। अगले दिन वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और इस दुनिया से चल बसते हैं। एक आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए प्रोफेसर प्रोफेसर जी डी अग्रवाल, जो कि बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है इस देश के, बहुत से लोग तो उन्हें जानते भी नहीं है। हकीकत यही है, जो इस देश के लोग हैं जिन्हें वो जानना चाहिए उन्हें तो लोग जानते ही नहीं है। अब जैसे उनका निधन हुआ, अगले दिन प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, श्री जी डी अग्रवाल जी के निधन से दुखी हूँ। सीखने, शिक्षा और पर्यावरण को बचाने, खासकर गंगा की सफाई के प्रति उनके जुनून को हमेशा याद रखा जाएगा और मेरी संवेदनाएं। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल, जब वो जीवित थे, 111 दिन की भूख हड़ताल पे थे, आप उस टाइम कहाँ थे? आपके जो अधिकारी हैं, जो आपकी सारी रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, ये नीति बनाते हैं, ये करते हैं, भैया कहाँ गए थे अधिकारी? और कहाँ बता रहे थे तुम्हारे गुप्तचर कि साहब इतने बड़े प्रोफेसर एक आमरण अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं इस देश की गंगा नदी, जिसे लोग माँ भी मानते हैं। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है, गंगा नदी को गंगा माँ से बचाने के लिए उनकी मांग इतनी थी कि भाई 125 किलोमीटर के दायरे में कोई ढामला बनाया जाए और गंगा में से रेत न निकाल, मतलब जो खदान का काम होता है कुछ वो ना चले। इतनी सी मांग सरकार पूरी नहीं कर पाई और उन्हें अपने प्राण त्याग लिए पड़े। भाई ना तो गवर्नमेंट का कोई मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी, किसी भी तरीके का कोई भी सदस्य उनके बारे में एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं था। और जैसे उनका निधन हुआ, वो प्रधानमंत्री का मैंने आपको ये बताया ही है, ट्वीट जो प्रधानमंत्री करते हैं। भाई एक दूसरी बार अब ध्यान दो, दूसरी बार सोनम वांगचुक जी के साथ ना हो, क्योंकि सरकार अब तो बहरी बनी बैठी है, सरकार को कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। कुछ भी हो जाए भाई क्या करेगी सर, सरकार का फर्क पड़ेगा क्यों, जनता को खुद नहीं पड़ रहा है। आज 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं सोनम वांगचुक जी हड़ताल में बैठी हुए, और ना तो सरकार के कान पे जूड़ी नहीं और ना इस देश के लोगों के ऊपर। इतने लोग सुन के इग्नोर कर रहे हैं इनकी बात को। भाई आपके भी बच्चे इसी देश में पढ़ेंगे, मैं भी इसी देश में पढ़ूंगा, मेरे बच्चे भी इसी देश में पढ़ेंगे। भाई अगर आप देख रहे हो और आप बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है आपके भी देश में पढ़े, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनमें से कुछ के तो ऐसे होंगे जो इसी देश में पढ़ेंगे, इसी देश में अपना इलाज कराएंगे। भाई जब अनपढ़ डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे, झोला छाप देना बोलते, झोला छाप वो इलाज करेंगे, भाई क्या दवाई देंगे और क्या आपके बच्चों का इलाज करेंगे। एक बेसिक सी बात समझो यार, भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार उन्हें। और घर में से तो प्लीज मत करो, सब रील शेयर कर रखी है दाना दन कि हम उनके साथ हैं, साथ हैं। भाई भाई ऐसे साथ होने का कोई फायदा नहीं है। साथ होना, एक बार उनके पास जाकर चाहे 2 ही दिन का टाइम निकालो, उनके साथ रहो, उनके साथ बैठो। जो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल के साथ हुआ था, वही लग रहा है कि वही होगा सोनम वांगचुक जी के साथ। और एक बात और, एक डायन जो होती है वो भी साथ घर छोड़ने के बाद वार करती है। और भारत की सरकार, भारत के दोगले मंत्री, ये भारत के दोगले नेता, ये अपनी घर को खाने में लगे। इस देश के जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच्चे लोग हैं इस देश के, जो इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं खाने में लगे हुए हैं। इस देश के वैज्ञानिक हों, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर हों, या फिर ऐसे कई लोग, किसी भी तरीके कोई भी लोग हों जो इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें फोकला करने पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो डायन से भी नीची प्रजाति के हैं। इन्हें मतलब नहीं है कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। क्योंकि अधिकांश नेता चोर होते हैं, तो ये भारत के भी है, बाकी को तो पता नहीं, लेकिन भारत के। यही काम जो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल के साथ हुआ और जो सोनम वांगचुक जी के साथ हो रहा है, अगर यही काम किसी विदेश के प्रोफेसर के साथ हो जाता तो अब तक सरकार गिर गई होती और वो पार्टी भी ब्लैक लिस्ट हो गई होती, वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आती। और ये जाने को तैयार नहीं है सत्ता में से। ये है भारत की जनता का हाल। जनता को पता नहीं क्या दिख रहा है, ये सुनने को तैयार नहीं है। और भाई जिस देश में गुरुओं का सम्मान नहीं हो जाए, वो देश की बात करते हैं, उस देश को बात करते हैं कि हम बनाएंगे साहब विश्व गुरु। भाई विश्व गुरु किसके दम पे बनाओगे? प्रोफेसर तो आप बचा नहीं रहे हो, उन्हें तो भूख हड़ताल में बैठा के निपटाने को तैयार हो कि भाई ये तो जब तक रहेंगे हमें कुछ करने ही नहीं देंगे, पढ़े लिखे लोग जब तक रहेंगे। राघव चड्ढा ऐसे लोग थे जो संसद में आवाज उठा रहे थे, उन्हें भी आपने भाई अपने साथ मिला लिया। विपक्ष तो खत्म ही कर लिया आपने, विपक्ष में तो कुछ है नहीं, तो जनता करे क्या, मजबूरी है आपके साथ रहना। लेकिन ये मजबूरी ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं।
और भैया हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पता नहीं फेंकने का कितना शौक है। कोई बहुत लंबी 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 फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। भाई उन्हें कोई बताओ कि ना तो ओलंपिक में ये कोई प्रतियोगिता है फेंकने की, और ना किसी अन्य गेम में है कि मतलब ये फेंकने पे पुरस्कार मिलते हो। अगर मिलते तो मोदी जी का पहला नंबर आता, और उसके बाद हमारे देश के कुछ अन्य नागरिक हैं जिनका नंबर, और टॉप 10 में तो भारतीय होते, ये तो मैं शर्त में कह सकता हूँ, शर्त लगा के भाई टॉप 10 में भारतीय होते। उसके बाद नीचे श्रेणी शुरू होती है, जो भाई पाकिस्तान जैसे देश है, इसमें तो तेरे फेंकते फेंकते मिलता है। अब जो लेवल है मोदी जी का फेंकने का, वो इस तरीके का है कि भाई मैं अकेला फेंक रहा हूँ और पूरी जनता पूरी दुनिया लपेट तो सब आप मिल गए, मैं नहीं थकूंगा, आप थक जाओगे तब बैठ जाओगे, लेकिन मेरी वो खत्म नहीं होगी। भाई ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी इन्होंने, 2 करोड़ तो क्या, इनसे 2 लाख में दिए गए। सारे एग्जाम ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, 2 करोड़ के एग्जाम दे देंगे, क्या देंगे 2 करोड़ रोज। भाई ये E20 करके वो लेकर पेट्रोल का कुछ एथेनॉल मिला के उसमें, जब आपने मिलावट करी है, रेट भी कम कर दो उसका। ये जनता है इस देश की, नौकर तुम्हारे बाप की, तुम नौकर करो इस देश की जनता की, ये जनता, जनता नौकर आपकी। ना तो ये जनता तुम्हारी नौकर, ना तुम्हारे बाप की नौकर है। तो ये मिलावट करी है पेट्रोल में, उसकी कीमत भी उस हिसाब से घटा दो 20% के हिसाब से। अगला मुद्दा छोड़ो इथेनॉल वाला, ये इस बाद में देख लीजिए। पहले जो सोना मांग की ना बचाओ, और उनकी डिमांड पूरी करो, धर्मेंद्र प्रधान से कहो भैया इस्तीफा देंगे। और बीजेपी वालों, तुम्हारे लिए मेरा एक बहुत बड़ा ये है सुझाव, अगर सत्ता बने रहना है तो, वैसे तो तुम रहोगे नहीं, तुम्हारा लक्षण है नहीं, तुम आने वाले 10 साल में तो आओगे नहीं, आपसे जो शुरू हो गया टर्म, मैं लिखित में दे दूंगा इस बात को। वही ऐसी हाल रही, अगर कोई ढंग की पार्टी ना हो, नोटा पे देख के ही अपना वोट, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से यार, तुम किधर दे दोगे, तो क्या होगा देश के साथ वो भी देखी जाएगी आगे में। और इससे भी बहुत बुरी बुरी पार्टी है देश में, लेकिन सत्ता में नहीं है, उन्हें भी मत दियो। कोई ढंग की नहीं आ रहा और लगे कि हाँ देश के साथ विकास होगा, देश को एक बुलंदी को लेके जाया जाएगा, तो उसे दियो, वरना नोटा जिंदाबाद, नोटा को दो, कोई बात नहीं। इलेक्शन तो रद्द होना नहीं है नोटा से भी, भाई भारत के नियम ही ऐसे, निर्वाचन आयोग के, फिलहाल नोटा से भी इलेक्शन रद्द नहीं होगा, कोई बात नहीं उससे। बीजेपी पर तुम्हारे लिए तो सुझाव ही है, मोदी जी का मानना ऐसा है, आप मन मन में, कि भाई जब तक मेरा ठीक है, वरना मेरे बात तो बीजेपी में किसी को बनने नहीं दूंगा, मैं छवि इतनी खराब कर दूंगा, और फिर बाद में डींगे हाँकूंगा कि जब तक मैं था मेरे नाम पे जीत रहे थे, अब तुम्हारे पास ही जीतना है नहीं। ये जो इन्होंने एजेंडा चला रखा है, बीजेपी वालों तुम्हारे लिए बता दूं, सुन लो ध्यान से, जो एजेंडा चला रखा है इन्होंने, इनका एजेंडा ये है भाई जब तक मैं था तब तक ये काम चल गया था, अब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारे बस की जीतना है नहीं। और जो जीतने के थोड़े बहुत लक्षण थे, थोड़े बहुत आसार थे, 1-2%, उसका ही मैं काम खत्म कर दूंगा, ऐसे तो कोई काम हो। फिर मेरे लिए आसान रहेगा भाई, हाँ ना कि मैं था तो जीत रहे थे, मैं जिस दिन हटा पार्टी तो उस दिन ही काम खत्म हो गया, बिखर के पत्तों की तरह, तीन को भी तरह बिखर गए, ताश के पत्तों का महल बिखर जाता है फूंक मारते साथ, ऐसी बिखर गई बीजेपी। ये आने वाले टाइम में होगा, मोदी जी कहेंगे इस बात को, जब तक मैं था, जब तक मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता तब तक जीत रहे थे, मैं हटा, मेरे नाम से मेरा नाम हटा इलेक्शन में, और पार्टी बिखर गई। भाई उन्होंने इतना कुछ कर दिया है पार्टी बिखेरने के लिए, तुम्हें थोड़ी कुछ शर्म हो तो करो कुछ, इन्हें हटाओ, और कोई दूसरा लीडर बैठाओ, धर्मेंद्र प्रधान को तो पहले हटाओ, वरना भैया बेड़ा गर्क तो तुम्हारा है ही, तुम्हारे साथ कुत्ते नहीं बनेंगे अभी। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय श्री राम।